गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पे पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से शब्द बनता है, इन सब का अपन जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि शब्द है क्या। शब्द अपन देखें तो भाषा का या भाषा के सिक्के हैं। क्या हैं? भाषा के सिक्के हैं। जिसके पास जितने अधिक सिक्के होते हैं वह उतना ही धनी माना जाता है। उसी भांति आप और हम हैं। आप और हमारे पास जितने अधिक शब्द रूपी सिक्के, उनके अर्थ तथा प्रयोग हम जानते हैं, तो हमारी भाषा उतनी ही सशक्त होती है, समृद्ध होती है। तो एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि शब्द जो हैं भाषा के सिक्के हैं। जिसके पास जितने अधिक होंगे उसकी उतनी ही भाषा सशक्त और समृद्ध होगी। अब हम यहाँ पहुँचते हैं कि शब्द की हम क्या परिभाषा माने, किसे हम कहेंगे शब्द। तब यहाँ परिभाषा के रूप में कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्ण। क्या हो? एक या एक से अधिक वर्णों से बना हुआ किससे चाहिए? एक या एक से अधिक वर्ण होने चाहिए। फिर वो वर्ण कैसे हो? सार्थक ध्वनि वाले हो। क्या हो? वह वर्ण सार्थिक ध्वनि समूह उसका होना चाहिए। यानी दो या दो से अधिक वर्ण मिले, लेकिन वर्णों से जो ध्वनि निकलती है, जो शब्द बनता है, वह शब्द कैसा होना चाहिए? वह सार्थक होना चाहिए। तो उसको अपन शब्द कहते हैं। अब देखिए, यदि दो वर्णों से मेल हो गया, दो वर्णों का समूह हो गया, लेकिन यदि वह दोनों ही वर्ण क्या हैं? निरर्थक हैं। निरर्थक हैं, तब वह शब्द नहीं कहा जाएगा। तब वह शब्द नहीं। शब्द बनने के लिए वह ध्वनि कैसी होनी चाहिए? सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। तब उसको अपन शब्द कहते हैं। तब इसकी परिभाषा भी स्पष्ट हो गई कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया शब्द। अब दूसरा जो है वो आता है शब्दांश की परिभाषा। कि शब्दांश क्या होता है? वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र अर्थ देता है। क्या है? वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र अर्थ नहीं देता एवं स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता। न तो वह स्वतंत्र अर्थ देता हो और न ही वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाए जाते हो। ऐसे जो शब्द होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। यानी वो शब्द का एक अंश है जिसका कोई अर्थ नहीं है। न तो अर्थ देते हैं, न ही ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से उन शब्दों को, उन शब्दांशों को अपन वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वर्णों का वह समूह, तो उसको अपन शब्दांश कहते हैं। वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हो और स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग भी नहीं किए जाते हो, तो उनको अपन कहते हैं शब्दांश। तो यहाँ दो परिभाषाएं हो गई हमारी। अब अपन देखते हैं कि शब्दांश होते कितने हैं। क्या है? शब्दांश
कितने होते हैं, तब शब्दांश जो हैं इनको हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में शब्दांशों को बांटा है। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है कारक चिन्ह या फिर इनको परसर्ग भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन कारकों को परसर्ग का नाम दिया है। फिर ये कहें कि सहायक क्रियाएं, तो ये जो चीज़ें हैं वह हैं शब्दांश। कौन कौन सी? उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से अपन उसका प्रयोग नहीं किया करते हैं, प्रत्यय का भी नहीं करते हैं, कारक चिन्हों का भी नहीं करते हैं, या परसर्गों का भी नहीं करते हैं, या सहायक क्रिया का भी अपन जो है स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं, न ही इनका कोई स्वतंत्र रूप में अर्थ होता है। अब देखिए कि शब्द क्या हैं, शब्द क्या चीज हैं, शब्द की विशेषता क्या है। चौथा पॉइंट क्या है? शब्द की विशेषता क्या है। तब अपन यहां पहुंचते हैं, तब क्या कहा है? शब्द शाश्वत होता है। शब्द क्या है? शाश्वत हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता है, वह अविनाशी हैं। इसलिए शब्द क्या हैं? अखंड हैं, खंड नहीं कर सकते हैं उसके, शाश्वत हैं, वह अविनाशी हैं और शब्द अखंड हैं। फिर शब्द हमेशा आकाश में रहता है। क्या कहा है? शब्दागतः आकाश, कि शब्द हमेशा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। फिर आता है कि सबसे पहला जो है वह हमारा शब्द कौन सा था। सर्वप्रथम ओम शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। किसकी? ओम शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले हुई है। इसलिए इस अक्षर को पंच अक्षरी कहते हैं कि अक्षरों में ये सबसे ज़्यादा क्या है? पंच हैं, सबसे पहले आया है, इसलिए इसको पंच अक्षरी कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि हमने शब्द की परिभाषा कर दी, शब्दांश की परिभाषा कर दी, शब्दांश के भेद कर दिए, फिर शब्द क्या चीज़ है इसकी विशेषता अपन ने जान ली। अब हम शब्दों का विभाजन करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। और वह भी किस आधार पर? 4 आधार बनाए हमने। कितने? 4 आधार। उन्हीं आधारों के अनुसार हम इन शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। पहला जो आधार था वह है स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं बने हैं। किसके आधार पर? एक तो स्रोत के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और उनके रूप हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये 4 जो हैं स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द बने। दूसरा है रचना के आधार पर। रूढ़ हैं, रूढ़ है मूल शब्द को कहते हैं, योग रूढ़ हैं और यौगिक हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने 2 भाग किए हैं, विकारी और अविकारी। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के हमने 9 भेद किए हैं, और वह इस प्रकार से: पहला एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द एकार्थक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, फिर ध्वन्यार्थमक शब्द जैसे पशुओं की बोलियां हैं, पक्षियों की बोलियां हैं, जड़ पदार्थों की ध्वनियां हैं और अन्य शब्द। अब देखिए हम इस सबसे पहले किस प्रकार के शब्द लेंगे। हम लेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का
विश्लेषण करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द 4 प्रकार के हैं, 4 आधार हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन के रूप में लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 4 वेद, जिसमें पहला वेद है तत्सम का। तत्सम, अब देखिए, तत् का अर्थ होता है उसके समान। किसके? उसके। उसके का अर्थ है संस्कृत के समान। मूल शब्द संस्कृत का होता है, ठीक है। अब सम का अर्थ समान, तत् मानी उसके और सम मानी समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान जो शब्द आ गए हैं वह तत्सम शब्द हैं। अब इस परिभाषा को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए तथा अपने मूल शब्द संस्कृत के, ठीक है ना, अपने मूल ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए वे तत्सम कहलाए। क्या है? वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं और उसी मूल रूप में ही हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किए जाने लग गए हो, तो ऐसे शब्द जो हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्द की विशेषता होती है कि ये तत्सम शब्द जो हैं बलाघात या स्वराघात इसमें अधिक होता है। क्या होता है? बलाघात या स्वर का आघात इसमें ज़्यादा होता है। फिर ये संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए उच्चारण में क्लिष्टता है, कठिनाई से उच्चारित होते हैं। तो ये 2 विशेषताएं इसकी हो गई। एक तो बलाघात और स्वराघात तत्सम शब्दों में अधिक होता है, दूसरा उच्चारण में क्लिष्टता होती है, तीसरी इसकी विशेषता है कि ये शास्त्र और व्याकरण से संबद्ध रखते हैं, कि ये शब्द जो भी होता है वह शास्त्रीय शब्द हैं या व्याकरण से इसका संबंध रहता है। फिर है इनका अर्थ जो है सर्वदेशीय और शाश्वत होता है। किसका? तत्सम शब्दों का अर्थ जो है सर्वदेशीय और शाश्वत रहता है। 5वीं विशेषता है अर्थ प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ जो है अप्रमाणिक हो, अर्थ जो है प्रमाणिक होता है। और इस शब्द की उत्पत्ति है व्याकरणात्मक होती हैं, व्याकरण सम्मत इसकी उत्पत्ति होती हैं। अब ये 4-5 इसकी विशेषताएं हैं। बलाघात, स्वराघात अधिक, उच्चारण में क्लिष्टता, शास्त्र और व्याकरण से इसका संबंध, अर्थ इसका सर्वदेशीय और शाश्वत होता है, अर्थ प्रमाणिक होता है और उत्पत्ति है व्याकरण सम्मत होती हैं। जैसे अटालिका, अर्पण, आम्र, कर्ण आदि। फिर इसके बाद में आता है तद्भव शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं और किस प्रकार से ये तद्भव शब्द बनते हैं। तद धन भव, तद का अर्थ होता है लौकिक संस्कृत से उद्भव हुआ हो, यानी लौकिक संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। है तो ये मूलतः किसके? संस्कृत के शब्द हैं। जो शब्द परिभाषा अपन इसकी दे तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए और हमने उन शब्दों को ग्रहण किया, किंतु उनके मूल रूप से थोड़ा सा क्या कर दिया है? परिवर्तन किया है, और उस परिवर्तन किए हुए शब्द को हमने हिंदी में प्रयुक्त किया हो तो वे तत्सम हैं। क्या परिभाषा है? कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, हमने उनको ग्रहण किए, किंतु ग्रहण करते हुए उनके मूल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और
हमने उन शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया तो वे शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि उच्चारण की सुविधा अनुसार, उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया और वह हिंदी में तद्भव शब्द कहलाए। ठीक है ना। अब संस्कृत में क्लिष्टता थी, तत्सम शब्दों में क्लिष्टता थी और तद्भव शब्दों में हमने उसको परिवर्तन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उच्चारण की सुविधा के लिए। अब हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया और उन्हीं को हिंदी में हम तद्भव कहते हैं। जैसे चंद्र को हमने तद्भव बनाकर उसको चांद कर दिया, जीव्या से उसको जीव कर दिया, अग्नि से आग कर दिया, आम्र से आम कर दिया। तो ये क्या हुआ? हमारा उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के शब्दों को हमने कुछ बदल दिया, बदल करके हमने उसको तद्भव रूप दे दिया। अब देखिए, हमने पहले तत्सम की विशेषता पढ़ी थी, तो उसी भांति इस तद्भव शब्द की भी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है कि हमने अभी कहा ना, इसको उच्चारण की सुविधा के अनुसार रूप बदला है, तो हिंदी में प्रयोग करते समय इसको सरल बनाया गया है। क्या किया हमने? इसको सरल बना दिया गया। फिर सरल बनाया तो बलाघात कम किया। क्या कर दिया? बलाघात कम किया। जैसे सप्तदश, क्या है? सप्तदश। अब सप्तदश को हमने क्या कर दिया? 17 कर दिया। ये जो आपका सप्तदश है, इसको हमने बलाघात कम करके 17 कर दिया। 17 करते ही एक तो सरल बन गया और दूसरा बलाघात कम हो गया। फिर ये कह रहे हैं तद्भव भी प्रमाणिक होते हैं। जिस प्रकार से तत्सम प्रमाणिक होते हैं, ये भी प्रमाणिक होते हैं, लेकिन तत्सम ज्यादा प्रमाणिक होते हैं, थोड़े उससे ये कम प्रमाणित हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किनको अधिक प्रमाणिक माना है? तत्सम शब्दों को अधिक प्रमाणिक माना है। देशज शब्द, देशज शब्द देश और ज से मिलकर बना है। अब देश का अर्थ है विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों के समूह को देश कहते हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों। फिर है ज का अर्थ होता है उत्पन्न हुए या पैदा हुए, जन्म लेना। तो विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न हुए जो शब्द हैं वह हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। परिभाषा अपन इसको इस प्रकार दे सकते हैं, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हो, देशज है। ठीक है। और इसको अपन इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हो। क्या हैं? वे शब्द जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हो, वे देशज शब्द हैं। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके अपन बनाए परिभाषा,
तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार उसको आवश्यकता पड़ी उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए की, और उसने उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए उस शब्द को गढ़ दिया, आवश्यकता अनुसार शब्द को बना दिया, तो ऐसे शब्द जो हैं वह क्या हो गए, देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए एक शब्द है खचाखच। क्या शब्द हैं ये? हैं खचाखच। अब खचाखच शब्द देशज है, और ये कैसे बना? जैसे बस है, बस के अंदर भीड़ बहुत थी, तो उस भीड़ को व्यक्त करने के लिए इस शब्द की उत्पत्ति उसने कर दी। उसको आवश्यकता पड़ी कि इस भीड़ को मैं कैसे शब्द में बांटूं या कैसे इसको व्यक्त करूं, तब उसने कहा कि बस खचाखच भरी हुई थी। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या हो गए, देशज शब्द बन जाते हैं। अब देखिए इन देशज शब्दों की एक विशेषता होती है। एक तो यह ग्राम्यत्व दोष से युक्त होते हैं। किससे? ग्राम्यत्व दोष से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण शब्द आ जाते हैं इसमें। दूसरा ये है इसकी विशेषता कि ये शब्द जो बनता है वो मनगढ़ंत होता है, वो अपनी इच्छा से बनाता है, कहीं भी व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। फिर देशज शब्द का व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता है। अपन कहें कि व्याकरण सम्मत शब्द है नहीं, तो देशज शब्द का व्याकरण से कोई लेना देना भी नहीं होता है। व्याकरण से लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें न तो प्रत्यय का ध्यान रखा, न उपसर्ग का रखा, न संधि, न कहीं समास का ध्यान रखा जाता है। फिर अब व्याकरण सम्मत नहीं है तो दूसरी एक और समस्या आएगी कि इसके अर्थ ग्रहण और प्रयोग का क्षेत्र भी सीमित रहता है। ठीक है, तब उसमें अर्थ ग्रहण और प्रयोग का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। फिर देखिए साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं होता है कि ये शब्द जो हैं कहाँ से आया, कैसे बना। इसका जब पता नहीं होता है तब वह देशज शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गए हैं कि संस्कृत के अलावा जो दूसरी भारतीय भाषा हैं उनमें से जो शब्द आ जाते हैं वह देशज शब्द कहे जा सकते हैं। जैसे बाप, खुरपा, लपलपाना, परात, पगड़ी, उद्धम आदि। एक और देशज शब्द यहाँ बना था, अभी गत वर्ष जो इलेक्शन हुए थे उसमें सांचौर क्षेत्र का ही विशेष शब्द है, वह है रमण भमण। अब इस शब्द का कुछ अर्थ नहीं है, व्याकरण सम्मत ये शब्द है नहीं, न इसमें तत्सम है, न तद्भव है, न संधि है, न समास है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यह यहाँ के लोगों ने यहाँ की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का निर्माण कर दिया है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वह देशज कहलाते हैं। इसके बाद में आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और अपनी रोचकता के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हो और स्थायी रूप उन्होंने धारण कर लिया हो, तो वो शब्द हैं देशज, विदेशज कहलाते हैं। क्या हैं?
जो मूलतः विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। है तो वह शब्द कैसे विदेशी शब्द हैं, लेकिन हम किसी बात को कहते हैं तो उस बात को रोचक बनाने के लिए ऐसे कुछ विदेशी शब्दों का उपयोग करते हैं और हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है या हो गया है और उन्होंने अपना स्थान स्थायी बना दिया है, तो उन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, ये विदेशज शब्द की विशेषता क्या है। इनमें हिंदी और संस्कृत का व्याकरण प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि विदेशी शब्द हैं, इसलिए न तो हिंदी की व्याकरण इनमें काम आती है और न ही संस्कृत की व्याकरण काम आती हैं। ऐसे शब्दों में जो विदेशज शब्द हैं, इनमें सबसे अधिक शब्द जो हैं उर्दू के शब्द हैं। फिर अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द भी इसमें आ जाते हैं। यह शब्द मीठे होते हैं, कर्णप्रिय होते हैं, इसलिए हम इनको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए काम में लेते हैं। अब विदेशी शब्द जो हैं, उनका जो संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन किया गया है। ये तो थे हमारे विदेशी शब्द। फिर एक शब्द आता है अर्ध तत्सम शब्द। क्या है? अर्ध तत्सम शब्द, जिसको अपन कह सकते हैं अप्रमाणिक शब्द। जो शब्द तत्सम और तद्भव दोनों रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तत्सम भी हैं, तद्भव हैं, दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे जामात्र हैं। अब देखिए, जामात्र संस्कृत का है और वह तद्भव बना, जामाता बन गया, और फिर उसके बाद में जब अर्ध तत्सम बना तब वह क्या हो गया? जमाई हो गया है। तो इस प्रकार से ससुरालय का ससुराल और सासरा बन गया है। तो ऐसे जो होते हैं शब्द, वह अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर एक और शब्द आते हैं संकर या मिश्रित या द्विभाषी शब्द। दो भाषाओं से मिलके बने हुए शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं वह संकर शब्द या मिश्रित शब्द या द्विभाषी शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर। अब टिकट जो है वह अंग्रेजी का शब्द है और घर जो है हिंदी का है, तो दो भाषाओं से मिलकर के वह बना टिकट घर। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का है और गाड़ी हिंदी का है। उसी भांति बेफायदा, बेफायदा, बेकार, बे जो शब्द हैं वो फारसी का है और फायदा जो है अरबी का शब्द हैं। इस प्रकार से हमने उत्पत्ति के आधार पर इन भेदों का यहाँ विस्तृत अध्ययन किया है। कल हम रचना के आधार पे शब्दों का विभाजन करेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।